तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर, ये सब एक्सप्लेन करने के बाद अब आता है स्पीड। ठीक है, तो मेरे को एक्सप्लेन करना है स्पीड। ठीक है, देखिए स्पीड होती क्या है। स्पीड का सीधे सीधे फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगेन इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर v के ऊपर आप एरो लगा दोगे तो वेलोसिटी हो जाएगा, और एरो हटा दोगे तो स्पीड हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि एरो हटा देने से ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो दिस इज स्पीड। स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल, कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। मेन चीज आती है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड में। ठीक है ना, कब एवरेज स्पीड और कब इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है ना, चलिए एवरेज स्पीड की बात करते हैं। ठीक है ना, v एवरेज। मान लीजिए ये कोई पाथ है आर्बिट्रेरी। ठीक है ना, किसी पार्टिकल ने यहां A से चलना स्टार्ट किया है और कुछ टाइम t लगा के वो यहां पे पहुंच गया है B पे। ठीक है, हम क्या करेंगे? यूं इस तरीके से इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ठीक है ना, जितनी भी डिस्टेंस मान लो ये आ गई है L, तो हम L को डिवाइड कर देंगे T से, एवरेज स्पीड आ जाएगी अलोंग दिस पाथ। एवरेज स्पीड along this path। ठीक है, सिंपल काम है, कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट लेंथ ऑफ पाथ डिवाइडेड बाय टाइम। मुझे ज्यादा करेक्ट वर्ड्स में लिखना चाहिए लेंथ ऑफ पाथ डिवाइडेड बाय टाइम। ये होती है v एवरेज, स्पीड एवरेज। अब आप ये देखिए, क्या स्पीड एवरेज कभी जीरो हो सकती है? इट कैन नेवर बी जीरो। इट कैन नेवर बी जीरो। क्यों? क्योंकि पार्टिकल अगर चल के वापस उसी पॉइंट पे भी आ गया, मान लीजिए यहां से चला पार्टिकल और वापस चल के सेम पॉइंट P पे आ गया, तो पाथ की लेंथ तो कभी जीरो हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, इफ दैट मीन्स इफ मोशन इज देयर, स्पीड कैन नेवर बी जीरो। But motion is there, velocity can be zero। कैसे? पार्टिकल जहां से चला वहीं पे आ गया वापस उसी जगह पे। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। लेकिन स्पीड के साथ ऐसा नहीं है, स्पीड कभी जीरो हो ही नहीं सकती। एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं आएगी। अगर मूवमेंट वहां पे है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आ जाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, सॉरी, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? मान लीजिए ये कोई पाथ है आर्बिट्रेरी, इंस्टेंटेनियस स्पीड का ये कोई पॉइंट है P। फाइंड, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड स्पीड एट पॉइंट P, फाइंड स्पीड एट पॉइंट P, तो हम क्या आंसर देंगे? मान लीजिए कोई बॉडी चलते हुए आ रही है इस तरफ, तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट से कितनी स्पीड से पास हो रही है वो बताना है। ठीक है, तो आप ये देखो यहां पे अगर मैं छोटा सा पॉइंट ये वाला और ये वाला लूं
तो यहां से यहां तक जितनी भी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस जो भी आप मेजर कर रहे हो, ये जो डिस्टेंस है ये, यानी कि लेंथ ऑफ पाथ डिवाइडेड बाय टाइम, यही होगा v इंस्टेंटेनियस। सोच के देखिए एक्चुअल में होगा क्या। तो लेंथ ऑफ पाथ जो कि वेरी स्मॉल है, ठीक है, जो नीचे वाली चीज है ये भी बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर ये लेंथ बहुत स्मॉल है तो दिस विल बी डेफिनेटली स्ट्रेट पाथ लेंथ, और ये सिंपल वाला टाइम होगा, बहुत शॉर्ट टाइम। तो ये v इंस्टेंटेनियस तो एक्चुअल में वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के बराबर ही आ जाएगा। तो v इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, स्पीड विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, इसके मैग्नीट्यूड के। क्यों? क्योंकि अगर मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी भी निकालने के लिए बोला जाए तो मैं यहां से यहां तक की लेंथ लूंगा, उसको टाइम से डिवाइड करूंगा तो वेलोसिटी आएगी। स्पीड में भी मुझे यही काम करना पड़ रहा है। यहां से यहां तक की लेंथ लूंगा, बहुत स्मॉल, बहुत ही छोटा, टेंस टू इंफिनिटी, इतना सा पार्ट है, तो ये पार्ट तो स्ट्रेट ही होगा। और अगर पाथ स्ट्रेट है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों सेम आएंगी। दैट मीन्स इफ पाथ इज स्ट्रेट then velocity, magnitude of velocity will be equal to speed, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि बहुत छोटे से पॉइंट के लिए मैं स्पीड निकाल लूं या वेलोसिटी निकाल लूं, बात एक ही है, जस्ट डायरेक्शन एक्स्ट्रा आ जाएगी, उसके लिए हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है ना। बट फॉर एवरेज स्पीड द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्या? किस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम? इसकी। कौन सा स्टेटमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं ट्रू है कि नहीं है? वो ये वाला स्टेटमेंट है, ये वाला, यानी कि v इंस्टेंटेनियस यानी कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड स्पीड इंस्टेंटेनियस के बराबर है, ठीक। बट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, एवरेज स्पीड तो यहां मैग्नीट्यूड होगा ही नहीं। एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू, कैसे लिखना चाहिए इस चीज को यहां पे, यानी कि एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बट इंस्टेंटेनियस स्पीड is equal to magnitude of instantaneous velocity। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि ये इनइक्वल है। यानी कि एवरेज स्पीड के लिए हम ये नहीं बोल सकते, आपके सामने है। कैसे? अगर दो पॉइंट पे हम पाथ, इसी वाले पाथ को देख लो, यहां से लेके यहां तक अगर हम एवरेज स्पीड निकालें तो मुझे इस वाली लेंथ को डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से, और एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो मैं एक स्ट्रेट लाइन पाथ लूंगा, उसको डिवाइड करूंगा टाइम से। टाइम तो दोनों केस में सेम होगा, ठीक है। क्यों नहीं हो सकते? उसके लिए हम ले सकते हैं। यहां पे मान लीजिए ये वाला पाथ है इस तरीके का, ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट है बी, ठीक है ना। ये पाथ लेंथ होगी, ये वाली पाथ लेंथ मान लीजिए कितनी है, L, और डिस्प्लेसमेंट
यहां पे, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, ए से लेके बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है डी। ठीक है, तो एल अपॉन टाइम टी विल नॉट बी इक्वल टू डी अपॉन टी। ये दोनों चीजें बराबर नहीं होंगी, खुद ही देख लिए, इसकी लेंथ अलग है। टाइम इज सेम फॉर बोथ द थिंग्स, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम तो सेम है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए भी मुझे यही टाइम यूज करना पड़ेगा और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए भी मुझे यही टाइम यूज करना पड़ेगा। लेकिन एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्टेंस ये वाली मिनिमम वाली यूज करनी पड़ेगी और एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे ये वाली पाथ लेंथ यूज करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली एवरेज स्पीड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना, तो इक्वल एक ही केस में इक्वल हो सकती हैं जब पाथ स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू होता है केवल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के और स्पीड के केस में, एवरेज के केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते। क्लियर? चलिए इसको अच्छे से नोट करिए। ठीक है, हम फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अभी एक्सेलरेशन भी बचा हुआ हमारे पैरामीटर्स में से, जल्दी से करिए। ओके, तो अगर हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना है तो एक्सेलरेशन पे मूव करना पड़ेगा। हम यहीं पे बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, पर एक बार अगर हम एक्सेलरेशन कवर कर लेंगे तो एग्जांपल्स की थोड़ी सी रेंज अच्छी हो जाएगी, अच्छे लेवल के एग्जांपल्स हम करेंगे। तो पहले हम एक्सेलरेशन कवर कर लेते हैं, फिर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एक्सेलरेशन, जिसको ए से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, एक स्टेटमेंट में ही इसको डिफाइन किया जा सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी बदलने का मतलब यह है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी में एक साथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड अगर बदल रहा है तो भी वेलोसिटी बदल रही है, डायरेक्शन अगर बदल रही है तो भी वेलोसिटी बदल रही है। ठीक, इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग एक्सेलरेशन इज देयर, यानी कि इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग एक्सेलरेशन इज देयर। आप वेलोसिटी को बिना एक्सेलरेशन के नहीं बदल सकते, तो आप ये भी कह सकते हो टू चेंज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वी नीड एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन कैन नॉट बी अवेलेबल विदाउट अ फोर्स। तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी वेलोसिटी का अगर आपको मैग्नीट्यूड बदलना है तो एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि फोर्स चाहिए हमें। ठीक, फोर्स नेक्स्ट चैप्टर में आता है, हमें यहां पे फोर्स के इफेक्ट देखने हैं। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आप बिना एक्सेलरेशन के नहीं कर सकते, इसका मतलब बिना फोर्स के आप नहीं कर सकते वेलोसिटी में चेंज। यानी कि अगर किसी चीज की स्पीड वही की वही है और आपको उसकी डायरेक्शन बदलनी है, इधर से इधर ले जाना है या इधर से इधर ले जाना है, तो यू नीड एक्सेलरेशन। बिना एक्सेलरेशन के आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए कैसे, ये सब चीजें हमें देखनी है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि v2 माइनस v1 ओवर
T2 माइनस T1, यही तो है डेल्टा V बाई डेल्टा T, यही है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को थोड़ा अच्छे लेवल पे देखना है हमें, क्योंकि आगे का जो चैप्टर है, ठीक है ना, उसमें टोटल एक्सेलरेशन पे बेस्ड है सारी चीजें। ठीक, इसको अच्छे से नोट करिए आप। ओके, तो एक्सेलरेशन, ठीक, अगर एक मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं आप मैग्नीट्यूड में चेंज करना चाहते हो वेलोसिटी के, तो भी एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। आप डायरेक्शन में चेंज करना चाहते हो तो भी आपको एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, और आप दोनों में करना चाहते हो तो एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग फ्रॉम वेलोसिटी विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक कार है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए आपके पास एक कार है, ठीक है, इस टाइम ये इस पॉइंट पे है और इस डायरेक्शन में चल रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है। तो जैसे ही कुछ टाइम गुजरा, आफ्टर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, ठीक है ना, गाड़ी यहां पहुंच गई है और अब गाड़ी की स्पीड है 16 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। बताइए एक्सेलरेशन कितना है? ठीक, सारे काम एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पाथ मतलब एक्स एक्सिस, सारे काम एक्स एक्सिस में हो रहे हैं। V2 की वैल्यू कितनी है? 16 मीटर पर सेकेंड। V1 की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। T1 की वैल्यू कितनी है? 0। T1 की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है? जैसे ही गाड़ी यहां पे थी तो हमने इस पॉइंट को t इज इक्वल टू 0 माना, तो इस पॉइंट को t इज इक्वल टू 4 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो T1 की वैल्यू 0 हुई, तो T2 की वैल्यू कितनी मानोगे आप? 4, ठीक है। अब आप देखिए एक्सेलरेशन क्या आएगा? V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया कितना? 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, 4 माइनस 0, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर कहां से आया? देखिए, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी यानी कि यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगी। T2 माइनस T1 इसकी यूनिट क्या होगी? सेकेंड। तो कितना हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट हो गई इसकी एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन यहां पे कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में हो रही हैं, इसलिए ऐसा है। क्यों? अगर आपको एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन, हेंस एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जो एक्स में अलग से चलेगा, वाई में अलग से चलेगा, जेड में अलग से चलेगा। तो अगर एक्स एक्सिस का डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको वी एक्स की फाइनल वैल्यू माइनस वी एक्स की इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 करना पड़ेगा। वी एक्स का मतलब क्या है? कि वेलोसिटी का एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट है उसकी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अगर आपको y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा वी वाई फाइनल, यानी कि y एक्सिस में फाइनल वैल्यू माइनस y एक्सिस में इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई सेम T2 माइनस T1 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप AZ निकालोगे, इसी तरीके से आप AZ भी निकालोगे। और फाइनल एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे? एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन लिखोगे, एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन इन आई डायरेक्शन प्लस वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन इन जे डायरेक्शन प्लस जेड एक्सिस का एक्सेलरेशन इन के डायरेक्शन। तब जाके आपका एक्सेलरेशन का वेक्टर कंप्लीट होगा, तब जाके आपका एक्सेलरेशन का वेक्टर कंप्लीट होगा। क्यों? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक, कोइंसिडेंटली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर ये डायरेक्शन जो रोड है जिसपे ये चल रहे हैं दैट इज एक्स एक्सिस, तो ये सारी चीजें वी एक्स है, तो एक्सेलरेशन भी ए एक्स आएगा। ठीक है ना, यहां पे Vx1 की वैल्यू कितनी है 4, Vx2 की वैल्यू कितनी है 16 यहां पे, और टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, टाइम की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं, आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ टाइम तो उसी तरीके से बढ़ेगा, तो नीचे वाली चीज को हमेशा आपको t2 माइनस t1 ही रखना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन इज ax माइनस आई, अगर डायरेक्शन है तो इस तरीके से होगा। अब अगेन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या होगा, a इज इक्वल टू dv बाई dt। इसका मतलब क्या है, v इंस्टेंटेनियस फाइनल माइनस v इंस्टेंटेनियस इनिशियल डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, जो कि बहुत छोटा टाइम है। इंस्टेंटेनियस के लिए तो बहुत छोटा सा इंटरवल लेना पड़ता है, तो ये भी बहुत स्मॉल होगा, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सीधे सीधे dv बाई dt करना है हमें, और कुछ नहीं। क्लियर, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, इसका मैग्नीट्यूड ये वेलोसिटी ही रहनी है, ना कि स्पीड, ये वेलोसिटी ही रहनी है। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब एक चीज और है, हम इस फंडे का यूज कहीं भी कर सकते हैं, इस चीज का यूज कहीं भी हो सकता है, इसी पे बेस्ड एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप। मान लो किसी चीज की वेलोसिटी है 4x क्यूब, कोई पार्टिकल इस तरीके से चलता है, यानी कि पार्टिकल इज मूविंग इन x डायरेक्शन ओनली अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा dvx बाई dt, और वो भी कौन सा एक्सेलरेशन, x एक्सिस का, और तो क्या आ जाएगा d ऑफ dt इंटू d ऑफ dt ऑफ 4x क्यूब, ये आ जाएगा। अब ये x के बजाय हम एक्चुअली मुझे इसको x का फंक्शन नहीं, इसको मुझे t का फंक्शन लेना चाहिए था टाइम के साथ साथ, 4t क्यूब, यानी कि जितना टाइम, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 होगी, t इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी 4 होगी, t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी 16 हो जाएगी। इस तरीके से वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, तो ये कितना हो जाएगा 12t स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, और यही आंसर होगा। यानी कि जो पार्टिकल इस टाइप की वेलोसिटी को फॉलो कर रहा है उसका एक्सेलरेशन इतना होगा। क्लियर, इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए, अभी मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल देने हैं इस पे, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए 8 के 8 पैरामीटर्स। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे इस dv बाई dt और मैग्नीट्यूड ऑफ dv बाई dt यानी कि एक्सेलरेशन से जैसे दिखने वाली टर्म की हमको एक्चुअल नॉलेज हो जाएगी। देखिए क्या है, ठीक है ना, उसने बोला है कि दो चीजें लिखी हुई हैं, dv बाई dt, एक तो ये लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है dv बाई dt, ठीक है, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म, ठीक है ना। तो इनका मीनिंग क्या है, हमसे सीधे सीधे पूछा गया है, मीनिंग क्या है इनका दोनों टर्म का, और साथ में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अगर मतलब कैन इट बी पॉसिबल, जो लिखा जाएगा क्या वो पॉसिबल है। ए पार्ट में क्या लिखा जा रहा है, ए पार्ट में लिखा जा रहा है कि इफ नहीं, क्या ये dv बाई dt ऐसे लिखा हुआ है, 0 हो सकता है अगर dv बाई dt ये वाला नॉन जीरो है, यानी कि ये है, क्या ये वाली टर्म 0 हो सकती है, अगर ये टर्म 0 नहीं है तो
तो हमें बताना पॉसिबिलिटी, पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा टाइम मैं आप लोगों को भी दूंगा सोचने का, ठीक है ना। पहले मैं नेक्स्ट पॉइंट और लिख देता हूं। सेकंड बार क्या पूछा गया, इसने पूछा है कि dv बाई dt, ये जो है, क्या ये चीज नॉन जीरो हो सकती है इफ dv बाई dt इज जीरो। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा क्या है। सबसे पहले तो मुझे इन दोनों टर्म का मीनिंग ही एक्सप्लेन करना है, ये क्या है, ठीक है ना। आप भी सोचिए और फिर बताना है कि अगर ये चीज जीरो है, क्या ये चीज जीरो हो सकती है अगर ये जीरो नहीं है तो, या फिर उल्टा है, क्या ये चीज नॉन जीरो हो सकती है अगर ये जीरो है तो। ठीक, 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा, चलिए मैच करिएगा आपने क्या सोचा, क्या प्लान किया। ठीक, पहले ये वाली फर्स्ट टर्म देखते हैं क्या है। फर्स्ट टर्म मीनिंग समझने की इसकी कोशिश करते हैं। फर्स्ट टर्म इज डी ऑफ, यानी कि चेंज ऑफ क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम के साथ साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि स्पीड के बदलने का रेट है ये, जो कि डिफाइन ही नहीं है फिजिक्स में, कोई इसको नाम नहीं दिया गया, तो इट्स नथिंग, इट जस्ट द चेंज इन मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ मैग्नीट्यूड के बदलने का रेट है ये। ठीक, तो इसका मीनिंग तो ये बनता है, ठीक है ना। दिस इज रेट ऑफ change of magnitude of velocity, or you can say speed with respect to time. There is no name available for this quantity in physics. And second term, what is this second term? Second term is dv by dt. अब इसका मैग्नीट्यूड, पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिया गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिया गया, उसका चेंज दिया गया है ये, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होगा, मैग्नीट्यूड के अंदर अंदर v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो एक्चुअल में ये मैग्नीट्यूड के अंदर अंदर एक्सेलरेशन है, तो दिस क्वांटिटी इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो दिस क्वांटिटी इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि जो अंदर लिखी हुई है क्वांटिटी, उसको तो फिजिक्स में नाम दिया गया एक्सेलरेशन का, और ये उसका मैग्नीट्यूड हुआ, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक, तो इट हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट नेम, वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन फिजिक्स, बट दिस थिंग इज नथिंग। ठीक, चलिए अब हम ए कंडीशन, जो कंडीशन ए दी गई है उस पर स्ट्रेस देते हैं। ए में बोला गया है कि dv बाई dt क्या जीरो हो सकता है अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो है, ठीक है ना। क्या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है, ठीक है। उसने कहा है कि dv बाई dt क्या स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, दैट मीन कैन स्पीड बी कांस्टेंट। इस चीज का मीनिंग तो ये हो गया, क्योंकि dv बाई dt जीरो है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जीरो है, यानी कि स्पीड में चेंज हो ही नहीं रहा है। दैट मीन्स क्या स्पीड कांस्टेंट हो सकती है इफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन भी है, क्या तब स्पीड कांस्टेंट हो सकती है? तो आंसर इज यस। हाउ, कैसे? कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, यानी कि मान लीजिए
ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इस पे एक पार्टिकल है जो इस तरफ दौड़ रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इसकी स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, बट विद कांस्टेंट स्पीड, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। ये पार्टिकल इस पे दौड़ रहा है सेम स्पीड से। यहां भी स्पीड इसकी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन पूरा टाइम इसकी डायरेक्शन बदल रही है। और एक्सेलरेशन के साथ मैंने बोला था कि अगर कहीं पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन बदल रही है तो भी वहां पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पे एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो बट स्पीड इज कांस्टेंट। दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की क्वालिटी क्या होती है कि पॉइंट कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता रहता है, पर साथ साथ में उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है। डायरेक्शन बदलने का मीनिंग क्या होता है कि सेंटर की तरफ ऑलवेज एक एक्सेलरेशन है, सेंटर की तरफ। ठीक है, तभी इसकी डायरेक्शन बदली जा सकती है, वरना ये इस तरफ चला जाता। देखो इस तरफ घूम गया ना, ये अब यहां जाते हैं, ये ऐसे चला जाता, पर ये इस तरफ चला गया। यानी कि ऑलवेज सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन रहता है जो इसकी स्पीड को नहीं बदल पाता, पर डायरेक्शन बदलता रहता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक इसका टाइप का एग्जाम्पल है जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है पर डायरेक्शन पूरा टाइम बदलती रहती है। और डायरेक्शन बदलना इस चीज का प्रूफ है कि वहां पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। क्लियर? अब बी पार्ट को देखते हैं। व्हाट इज बी पार्ट? तो पहले का आंसर क्या है? यस। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में इसने क्या बोला है? डीवी बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पे इसने बोला है डीवी बाई डी टी, और ये कौन से डीवी बाई डी टी की बात कर रहा है? इसकी इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जीरो ना हो और एक्सेलरेशन जीरो हो? यानी कि एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट मीन्स नो चेंज in magnitude and direction of velocity. यानी कि ये चीज तो जीरो होनी चाहिए पर ये जीरो ना हो, ऐसा कब पॉसिबल है? ठीक है ना, क्या ये पॉसिबल है? तो अगर ये चीज जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है तो दैट मीन्स कोई भी चेंज नहीं होगा। किसमें? डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में। किसके? वेलोसिटी के। दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन विद, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो स्पीड कांस्टेंट है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स स्पीड चेंज नहीं हो रही है। दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट है यानी कि स्पीड क्या हो गई? कांस्टेंट। यहां पे स्पीड अगर कांस्टेंट हो गई तो d ऑफ v इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई तो ये तो जीरो होगा ही होगा। दैट मीन्स नॉट पॉसिबल। तो ये वाली चीज आपकी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए इसको
और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए, फिर हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं।